गुड इवनिंग दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, समाज में लैंगिक असमताएं, और अगर लैंगिक असमताएं हैं तो उनके क्या कारण हैं, और अगर उनके कुछ कारण हैं तो उनके समाधान भी क्या हैं। जो ऐसे समाधान जो कि संभव हैं, ठीक ना, उनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक ना। तो ये अपना टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना यानी कि परिचय के रूप में देख लेते हैं कि क्या कुछ है। लैंगिक असमानता से तात्पर्य है बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लिंगीय विभेद, ठीक ना। लिंगों के रूप में जो अंतर होता है बालक और बालिका में, उसे ही हम लैंगिक असमानता बोलते हैं। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में तथा पालन पोषण में बालकों से निरंतर निम्नतर स्थिति में किया जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। प्राचीन काल से कुछ अवधारणाएं प्रचलित हैं जो निम्न हैं। तो बालक और बालिकाओं में जब बालिकाओं को लिंग के आधार पर बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, बालिकाओं को कम महत्व दिया जाता है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे उनके पालन पोषण में हो। जैसे कि फूड या न्यूट्रिशियन वाला खाना ज़्यादा बच्चों को प्रेफर किया जाता है कि बच्चा स्ट्रॉन्ग बनेगा, हेल्दी बनेगा, लेकिन बच्चियों को लोग किसी भी तरह पाल देते हैं, ठीक ना। और उनको हर स्थिति में निम्नतर समझा जाता है, जिससे कि वे पिछड़ जाती हैं। तो ये बालिकाओं में जो लिंग के आधार पर भेद है, इसे ही लैंगिक असमानता कहते हैं। और लैंगिक असमानता को लेकर प्राचीन काल से कुछ अवधारणाएं प्रचलित हैं जो निम्न है, जो कि हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या अवधारणाएं हैं प्राचीन काल से? जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से ही नरक और कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कि जीवित पुत्र को यदि देख लेंगे तो नरक से मुक्ति मिल जाएगी और कई पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए लोग पुत्र की कामना करते हैं कि भाई पुत्र मिल जाएगा तो नरक भी नहीं मिलेगा और पाप से मुक्ति भी मिल जाएगी। बालिकाओं की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है। मान लीजिए घर में यदि बालिका का जन्म हो गया तो बालिका की सुरक्षा करनी पड़ती है। जैसे जैसे बालिका जवान होगी, वो प्रौढ़ावस्था में जाएगी, तो खतरा होता है, क्योंकि आपको पता ही है आज भारत में निर्भया जैसे कांड होते हैं, बलात्कार, रेप की घटनाएं होते रहती हैं, जिससे कि बालिकाओं की सुरक्षा करने का भी एक चिंता बना रहता है। इस वजह से भी लोग पुत्र की कामना करते हैं और बालिकाओं को तरजीह नहीं देते हैं। बालक श्रेष्ठ है और कुल का गौरव तथा कुल का नाम आगे ले जाने और रोशन करने के लिए उत्तरदायी हैं। आपको तो पता ही है कि संतान जन्म के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का ज़रूरत है, लेकिन समाज में ऐसी अवधारणाएं बना दी गई हैं कि बालक श्रेष्ठ है और कुल उसी से आगे बढ़ता है, क्योंकि बेटियां दूसरे घर में चल जाती हैं, लेकिन ये उन्हें नहीं पता है कि वो किसी दूसरे घर में भी जाती हैं, तो वो जाती हैं तभी तो कुल आगे बढ़ता है, चाहे किसी के घर में जाएं। तो लोग अपने घर को देखते हैं और मतलब कि निष्पक्षता से नहीं देखते हैं, ठीक ना। वंश को आगे बढ़ाने को लेकर समाज में अवधारणाएं हो गई हैं कि बालक ही श्रेष्ठ है, ठीक ना। फिर क्या है? अतः इस प्रकार के लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव या असमानता लैंगिक असमानता कहलाता है, ठीक ना। लैंगिक असमानता के आधार क्या आधार हैं, देख लेते हैं। पुत्र प्राप्ति की चाह परिवार में इस कदर हो जाती है कि बालिकाओं को भ्रूणावस्था में ही समाप्त कर दिया जाता है। पुत्र प्राप्ति की चाह लोगों में इस कदर हो जाती है कि जब बच्चा माँ के पेट में होती हैं और पता चल जाता है कि माँ के पेट में बालक नहीं बालिका है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है दवा वगैरह दे के, ऑपरेशन वगैरह। आजकल बहुत सारा मेडिकल डेवलपमेंट हो चुका है, तो उसको मतलब गर्भावस्था में ही मारने का काम कर दिया जाता है। यूनेस्को की रिपोर्ट, भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 कन्या भ्रूणों की हत्या होती है। अगर माँ के पेट में बच्चियाँ हैं तो 1,30,00,000 भारत में प्रतिवर्ष माँ के पेट में बच्चे की मृत्यु कर दी जाती है, मार दिया जाता है यदि वो लड़की है माँ के पेट में तो, ठीक ना। इस टाइप का घटना देखने को मिलता है। संपूर्ण विश्व की लगभग 3/5 भाग शिक्षा से वंचित बालिकाओं का है। संपूर्ण विश्व की बात हो रही है, 3/5 भाग शिक्षा से वंचित बालिकाओं का है, उनको शिक्षा मिलता ही नहीं है, ठीक ना। 3/5 भाग
बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिलता है। और विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को भी विभिन्न कारणों से शिक्षा बीच में ही छुड़वा दिया जाता है। अब मान लीजिए कि कुछ बालिकाएं यदि शिक्षा ग्रहण भी कर रही हैं तो किसी कारणवश कुछ बहाना लगाकर, कुछ न कुछ कारण दिखाकर उनका शिक्षा बीच में ही वंचित करा दिया जाता है, छुड़वा दिया जाता है कि अब तुम पढ़ने नहीं जाओगी, ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूल्हा चौका देखो, घर का काम करो और यही तुम्हारा लाइफ है, यही तुम्हारा ज़िंदगी है, ठीक ना, जो कि बहुत गलत है। एग्जाम्पल हम क्या देख लेते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो गई थी तो बालिकाओं की शिक्षा में जो प्रतिशत का आंकड़ा था वो 8.86% था, ठीक ना, 8.86%। तथा स्वतंत्रता के पश्चात 8.86 था। वहाँ से लेकर 2011 में यह संख्या बढ़कर कितना हो गया, 65.5% ये प्रतिशत हो गया, यानी बहुत बढ़ा। लेकिन परंतु यह प्रतिशत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों और पढ़ाई के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग है। ग्रामीण में इसका प्रतिशत कुछ अलग है, शहरी क्षेत्रों में कुछ अलग है और पढ़ाई के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भारत जिम्बाब्वे, पापुआ न्यूगिनी, म्यांमार तथा इराक जैसे देशों से भी पिछड़ी स्थिति में है। संपूर्ण भारत में 1981 में 1000 पुरुषों पर 971 स्त्रियां, 1991 और 2001 में 1000 पुरुषों पर 945 तथा 927 स्त्रियां थी, यानी पुरुषों पर हमेशा से स्त्रियां कम हैं। इसके कारण भी जो स्त्रियों का शोषण हो रहा है वो लगातार जारी है, ठीक ना। लैंगिक असमानता के कारण, सबसे पहला कारण क्या है, मान्यताएं तथा परंपराएं। आइए देखते हैं मान्यताएं एवं परंपराओं से कैसे लैंगिक असमानताओं का जन्म होता है। जीवित पुत्र का मुंह देखने से पुण्य नामक नरक से मुक्ति का वर्णन, श्राद्ध और पिंडादि कार्य पुत्र के हाथ से। देखिए समाज में ऐसा मान्यताएं और परंपराएं विकसित हैं कि पुत्र का मुंह देखने से पुण्य नामक नरक से मुक्ति मिल जाती है, श्राद्ध भी पुत्र ही कर सकता है, पिंडादि मतलब पिता के मर जाने के बाद जो भी क्रियाक्रम होता है उसका अधिकार सिर्फ पुत्र को ही है। इसलिए बालिकाओं को कोई चाहता ही नहीं कि बालिका जन्म लें, क्योंकि पुत्र जन्म लेगा तो उनको ये सब मिलेगा। ऐसा धारणाएं हैं, ऐसी परंपराएं हैं जिनके कारण लिंगीय भेदभाव का जन्म होता है। स्त्रियों को चिता को अग्नि देने का अधिकार नहीं दिया गया। यदि पिता मर जाता है तो स्त्री अपने पिता के चिता को आग भी नहीं दे सकती। चिता को आग देने का भी अधिकार लड़कों को ही दिया गया है। इसके कारण से भी लोग सोचते हैं कि पुत्र रहेगा तभी तो बाप मरेगा तो उसको कोई आग ही देने वाला भी रहेगा, ठीक ना। ये चीज़ें भी हैं। आगे क्या है, वंश को चलाने में पुरुष को प्रधान मानना। आपको पता ही है कि वंश को बढ़ाने के लिए लोग पुरुष को ही तरजीह देते हैं, पुरुष को ही मानते हैं कि कुल का गौरव बढ़ाता है, कुल का प्रतिष्ठा बढ़ाता है, ठीक ना। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि खाली लड़का रहेगा लड़की रहेगी ही नहीं तो कुल कहाँ से आगे बढ़ेगा। वो दूसरे घर की लड़की है लेकिन वो आई है तभी तो कुल आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ें लोगों को सोचना होगा। बालिकाओं की गर्भ में हत्या, अब बालिकाओं की गर्भ में हत्या कर देंगे तो लिंगीय भेदभाव तो हो ही रहा है, ठीक ना। बालिकाओं को बोझ समझकर उनका पालन पोषण करना। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि बालिकाएं यदि किसी तरह जन्म भी ले ली तो उनको बोझ समझकर उन माता पिता उनका पालन पोषण करते हैं कि दहेज देना पड़ेगा, अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। इससे भी लिंगीय भेदभाव देखने को मिलता है। लड़कियां अपने को कमज़ोर समझने लगती हैं, ठीक ना, लड़कों के मामले में अपने को हीन समझने लगती हैं। अथर्ववेद में लिखा है, स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मतलब स्त्री हर स्थिति में अधीन ही रहेगी। ये अथर्ववेद में ही लिखा है, भारतीय साहित्य में ही लिखा है। स्त्री को बाल्यकाल में यानी कि जब बालक की अवस्था में होती है तो उनको पिता के अधीन रहना पड़ता है, और युवा अवस्था में जाती हैं तो पति के अधीन रहना चाहिए, और वृद्धावस्था में जाती हैं तो पुत्र के अधीन रहना चाहिए। क्या मतलब महिला किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी है कि वो हमेशा अधीन ही रहेंगी। तो भारतीय साहित्य भी कहीं ना कहीं इसका मतलब लिंगीय भेदभाव का एक कारण है, ठीक ना। अथर्ववेद में ये लिखा गया है। स्त्री स्वयं स्त्री होकर बालक बालिकाओं में भेद करती है, ठीक ना। वो डरती है दहेज देना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी, तो एक स्त्री खुद स्त्री का विरोध करने लगती है। अगर किसी तरह बालिका जन्म भी ले गई तो माँ बालक को ज़्यादा प्रेम देती है और बालिकाओं को कम प्रेम देती है और उनमें भेदभाव करने लगती है, जो कि लिंगीय भेदभाव के जन्म का कारण है, ठीक ना। दूसरा क्या है, संकीर्ण विचारधारा।
लड़के माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वंश चलाएंगे, उन्हें पढ़ा लिखा कर घर की उन्नति होगी। ये लोगों की संकीर्ण विचारधारा है, ठीक है। लड़कों के प्रति माँ बाप ये सोचते हैं कि बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेंगे, वंश चलाएंगे, पढ़ा लिखा कर अगर उनको पढ़ाते हैं तो घर की उन्नति होगी। लेकिन वहीं यदि लड़की पैदा हो गई तो उनका सोच माइनस में हो जाता है। ये देखिए इसीलिए मैंने माइनस लगाया है। अगर लड़की पैदा हो गई तो घर में शोक का माहौल हो जाता है। लड़की के जन्म लेते ही दहेज देना होगा, विवाह के लिए वर ढूंढना होगा और तब तक सुरक्षा प्रदान करनी होगी तथा पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको तो चूल्हा चौका करना है, क्योंकि उसको तो काम चूल्हे चौके का ही करना है। अन्य कार्यों में बालिकाओं की भागीदारी को स्वीकार भी नहीं किया जाता है। बालिका यदि दुकान पे बैठ जाए, पिता का किराना की दुकान है वहाँ बैठ जाए, पिता उसको बैठने नहीं देगा, 4 लड़का आएगा उसको लाइन मारेगा या मतलब उसको गलत दृष्टि से देखेगा। इस प्रकार का डर माता पिता के अंदर जगह ले लेता है, ठीक ना। तो अनेक प्रकार की भावनाएं हैं जिसके कारण लड़कियों को निम्नतर स्थिति में देखा जाता है। और माँ बाप का जो संकीर्ण विचारधारा है, जो जड़ विचारधारा है, ये लिंगीय भेदभाव को जन्म देता है। माँ बाप को लड़के लड़कियों को समान दृष्टि देखना चाहिए। वो दुकान पे क्यों नहीं बैठ सकती, उसके पास यदि टैलेंट है तो, ठीक ना। अगर वो दुकान को अन्य कार्यों में बालिकाओं की भागीदारी को मानना पड़ेगा जनरेशन को, ठीक ना। जागरूकता का अभाव, लोगों की संकीर्ण विचारधारा, अभी हमने बताया कि माँ बाप और समाज की विचारधारा संकीर्ण हो गई है, गुजरी हो गई है, ठीक ना। वो लड़कियों को हर इसमें पीछे देखना चाहते हैं। उनके जन्म लेने भर से ही शोक का माहौल घर में पैदा हो जाता है। तो लोगों की संकीर्ण विचारधारा वो विभिन्न स्तर पर भेदभाव के परिणाम स्वरूप ही, ऐसी विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही बालिकाएं सदैव स्वयं को लड़कों से क्या हीन मान बैठती हैं, क्योंकि उनको दुकान पे बैठने नहीं दिया जाएगा, पिता का बिजनेस नहीं चलाने दिया जाएगा, तो वो अपने आप को तो हीन मान ही लेंगे। उनको मानना पड़ेगा कि हमको घर के चूल्हे चौके और कपड़ा धोने, पति की सेवा करने, माँ बाप का सेवा करने के अलावा कोई काम ही नहीं है हमारे पास, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर माँ बाप में बेटा बेटी एक समान के भावना का विकास हो जाए तो लैंगिक असमानता में वृद्धि को रोका जा सकता है, ठीक ना। जागरूकता का मतलब क्या है कि माँ बाप यदि जिस दिन जागरूक हो गए, बेटा बेटी को एक समान की भावना का विकास उनके अंदर हो गया, तो फिर लैंगिक असमानता एकदम खत्म, लैंगिक असमानता खत्म हो जाएगी, ठीक ना। अशिक्षा, अशिक्षा अशिक्षा क्या है दोस्तों? अशिक्षा से कैसे लैंगिक असमानता का जन्म होता है? अशिक्षित व्यक्ति परिवारों तथा समाजों में चले आ रहे मिथकों और अंधविश्वासों के कारण सभी वस्तुओं तथा सुविधाओं पर प्रथम अधिकार बालकों को प्रदान किया जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति यह विचार विमर्श करने लगा है कि लड़कों की ही भांति लड़कियां प्रत्येक के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं तथा लड़का लड़की एक समान होते हैं। यदि लड़कियों को समुचित प्रोत्साहन और अवसर प्रदान किए जाएंगे तो वे प्रत्येक के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। शिक्षित व्यक्ति यह चिंतन करता है कि यदि स्त्रियां नहीं होंगी तो माँ, बहन, बेटी और पत्नी का अस्तित्व ही नहीं होगा। शिक्षित व्यक्ति यह अनुभव करता है कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, वे उनसे कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इस प्रकार लैंगिक असमानता अशिक्षा और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप भी होते हैं। जब तक इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं ना, वो लड़का लड़की को एक समान नज़र से नहीं देखता है, क्योंकि पढ़ा हुआ व्यक्ति ही सही और गलत का पहचान करने में सक्षम होता है। जिस दिन इंसान पढ़ लेता है, लिख लेता है, वो शिक्षा से परिपूर्ण हो जाता है। उसको पता होता है कि लड़कियों को यदि अवसर दिए जाएं तो पुरुषों से किसी मामले में पीछे नहीं है। लड़कियां ही इस देश में प्रधानमंत्री भी बनी हैं, राष्ट्रपति भी बनी हैं, वैज्ञानिक भी बनी हैं। लड़कियां ऐसा कोई काम नहीं है कि नहीं कर पाती। और शिक्षित व्यक्ति यह चिंतन करता है कि यदि स्त्रियाँ नहीं होंगी तो माँ भी नहीं होंगी, स्त्रियाँ नहीं होंगी तो बहन भी नहीं होंगी, स्त्रियाँ नहीं होंगी तो बेटी भी नहीं होंगी और पत्नी भी नहीं होंगी और पुरुष का भी जन्म नहीं होगा, ठीक ना। तो शिक्षा से बहुत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक तंगी, आर्थिक तंगी बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को संतान के रूप में प्राथमिकता देना, ठीक ना। अब देखिए, अगर बालिका घर में जन्म ले ली तो माँ बाप को डर होता है दहेज देना पड़ेगा, अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसके लिए जुटा जुटा के रखना होगा और एक दिन वो पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग गरीब होते हैं वो भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, बालक हमारे यहाँ जन्म हो, किसी भी तरफ बालिका जन्म न हो। तो आर्थिक गरीबी के कारण भी लोग बालिकाओं को जन्म नहीं देना चाहते हैं, बालिकाओं से दूर ही रहना चाहते हैं। वे बालक पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, ठीक ना।
बालक को प्लस वे में कैसे देखते हैं कि बालक यदि जन्म लेगा तो गरीब सोचते हैं श्रम में हाथ बटाएगा, आर्थिक तंगी दूर होगी, आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ बांटेगा, आर्थिक तंगी दूर होगी। लेकिन वहीं पे यदि एक लड़की जन्म ले लेती है तो श्रम में भागीदारी नहीं ले सकती। लड़का मजदूरी कर सकता है बाहर जाके, लेकिन लड़की मजदूरी अगर बाहर जाके करेगी लोग उसको गलत नज़र से देखेंगे, चार लोग उसके बारे में गलत बातें करेंगे, माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से भी माँ बाप डर जाते हैं। जीवन की कमाई का एक बड़ा भाग दहेज में व्यय करना होगा, इसके से भी माँ बाप घबराते हैं जो गरीब होते हैं, इसलिए पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। अतः लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की कामना करना, जिससे लैंगिक असमानता पनपता है। और इस स्थिति में यदि माँ बाप लड़के चाहेंगे, पुत्र प्राप्ति चाहेंगे तो लैंगिक असमानता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप लोग स्वयं बताइए। सरकारी उदासीनता, सरकार लिंग में भेदभाव करने वालों के साथ कार्रवाई नहीं करती है। माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है ये कैसे पता चलता है? लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, चिकित्सालय में जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या साइंस डेवलपमेंट कर दिया है, देख के बता देते हैं कि माँ के पेट में बच्चा है कि बच्ची है। ये अगर सरकार इन पर सख्त कार्रवाई कर दे, इनका बंद करा दे ये 2 नंबर का जो काम कर रहे हैं, तो लैंगिक असमानता भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जन्म से पहले यदि माँ बाप को पता ही नहीं चलेगा कि पेट में बच्चा है कि बच्ची है, तो उसको भ्रूणावस्था में उसकी मृत्यु नहीं की जाएगी, उसको गर्भावस्था में नहीं मारा जाएगा, जिससे लैंगिक असमानता कम होगा। और चोरी छुपे चिकित्सालयों और निजी क्लिनिक पर भ्रूण की जांच तक कन्या भ्रूण हत्या का कार्य अबाध रूप से चल रहा है। सार्वजनिक स्थलों तथा सरकारी ऑफिसों में भी महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनमें व्याप्त असुरक्षा के भाव को समाप्त करने की अपेक्षा उसमें वृद्धि करने का काम किया जाता है। अगर कोई स्टेशन पे या कोई सार्वजनिक स्थल पे एक स्त्री अकेले दिख गई तो 4 पुरुष उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कोई भी पुरुष उसको सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टि से उसके पीछे नहीं चलता है, बल्कि पुरुषों के मन में एक लहर सी एक उत्साह दौड़ जाती है। अच्छा मौका है, लड़की अकेले है, उसको धरते हैं, पकड़ते हैं, इंजॉय करते हैं। और जो वहाँ पे लोग पब्लिक भी होती है सपोर्ट नहीं करती है, पब्लिक भी एक अकेले लड़की को हेय दृष्टि से देखने लगती है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए सोचने लगती है। यह असुरक्षा का भाव भी, इस पर सरकार अगर ऐसी घटनाएं घटती भी है तो प्रशासन चुप मार के बैठ जाती है। आपको पता होगा निर्भया जैसे कांड हो जाता है और सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। तो इस प्रकार का असुरक्षा का भाव भी लड़कियों को जन्म देने से डर लगता है और लड़कियों को लोग घर में बचा कर रखते हैं, उसको कहीं जाने नहीं देते, अन्य कार्यों में उसको भागीदारी नहीं लेने देते हैं, ठीक ना। सामाजिक कुप्रथाएं क्या है? जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह पर निषेध, छेड़खानी एवं व्यभिचार, डाहिन विषाही। इस कारण भी लोग स्त्रियों को कम तरजीह देते हैं और पुत्री प्राप्ति की कामना ही नहीं करते हैं, ठीक ना, क्योंकि पुत्रियों को हर जगह शोषण मिलता है। सांस्कृतिक कुप्रथाएं क्या है? भारतीय इतिहास ही गवाह है कि सीता मैया और द्रौपदी मैया के साथ क्या हुआ था। द्रौपदी का भरे सभा में उनकी साड़ी उतारने का प्रयास किया गया था और सीता मैया को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। तो महिलाओं के साथ शोषण हमारे भारतीय इतिहास से ही जुड़ा हुआ चीज़ है, जिससे कि आज भी स्त्रियों का शोषण किया जा रहा है लगातार। इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके परिणाम माइनस में होते हैं। जब भारतीय इतिहास में ही हम यह कहानी बताते हैं कि सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, द्रौपदी का भी भरे सभा में साड़ी खींचने का दुर्योधन ने दुस्साहस किया था। तो इस हिसाब से भी आज भी लोग स्त्री को हेय दृष्टि से देखते हैं कि स्त्रियों का शोषण किया जा सकता है। धार्मिक तथा यज्ञीय कार्यों में पुरुष ही अनिवार्य हैं, स्त्री को गौण स्थान दिया गया है। इसके कारण भी लैंगिक असमानता का भेद पनपना जायज हो रहा है, ठीक ना। लैंगिक असमानता जन्म ले रही है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम के चलते अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य है। लड़कियों को पढ़ाने का उद्देश्य ही कुछ नहीं है, उनको घर में चूल्हा चौका कराने, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिए तो बिना उद्देश्य के पढ़ाए। दोषपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां में लड़कियों की अभिरुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है। अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या, लोगों को लगता है कि हम लड़कियों को पढ़ा के गलत करेंगे, क्योंकि चूल्हा चौका ही करवाना है तो फिर इन पर खर्चा करना व्यर्थ है। बालिका विद्यालयों का अभाव, बालिकाओं के लिए स्पेशल अलग विद्यालय नहीं है और जब बालक बालिका एक ही विद्यालय में जाते हैं तो असुरक्षा का भी माहौल बनता है, ठीक ना। और शिक्षक उनके साथ भेदभाव करने का भी, स्कूल में भी तो भेदभाव होता है। विद्यालयों का दूर होना, यदि घर से विद्यालय दूर है तो लड़का तो चला जाएगा, लेकिन लड़की अकेले कैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाएगी। स्कूल से घर आने जाने के बीच में उसके साथ कुछ भी हो सकता है, रेप बलात्कार कुछ भी घटना, तो ये असुरक्षा का भाव भी उनके शिक्षा में
बाधा डालता है। व्यावसायिक पाठशालाओं का अभाव, लड़कियों को जो व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम हैं वैसी पाठशालाओं का भी हमारे समाज में बहुत अभाव है। और लैंगिक विभेद, पूरा विद्यालय में किस प्रकार से बालक और बालिकाओं में भेद किया जाता है, ये भी हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, ठीक ना। मनोवैज्ञानिक कारण, अब बालिकाओं के साथ इतना अगर शोषण होगा तो बालिकाओं का जो मन है वो कैसा हो जाएगा, उनका मन इस प्रकार का हो जाएगा कि हम बालकों की अपेक्षा हीन हैं, बालक मजबूत हैं, हम कमज़ोर हैं, बालक सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बालिकाएं खुद को असमर्थ व कम हिम्मती व आदर्श स्त्री बनने के कारण पुरुष के अधीन रहना, इस प्रकार की भावना का विकास हो जाता है। हाँ, और उनके मन में ये भी चीज़ बैठ जाता है, हमारे इतिहास में बता दिया गया है कि जो भारतीय स्त्री होती हैं वो पति को परमेश्वर मानती हैं, और हम जिसको परमेश्वर मानते हैं हम सदैव उसके अधीन रहते हैं। तो इस भावना के कारण भी स्त्रियों का शोषण हो रहा है, ठीक ना। ये मनोवैज्ञानिक कारक हैं। लैंगिक असमानता के उपाय, अब आपने लैंगिक असमानता जाना, लैंगिक असमानता के कारण भी जाने। अब अगर इनको कम करना है तो समाज में क्या उपाय हैं, ठीक ना। लैंगिक असमानता को कम करने तथा शनैः शनैः उनकी समाप्ति करने हेतु निम्नांकित उपायों को बताया गया है। क्या निम्नांकित उपाय हैं? जन शिक्षा का प्रसार, भारतीय विशाल जनसंख्या के मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लोग अंधविश्वासों से मुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों का सम्मान कर सकें। पहले लड़कियों को साइकिल तथा गाड़ी चलाने को नहीं दी जाती थी तो माना जाता था कि वह यह कार्य कर ही नहीं सकती, ये कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। परंतु शिक्षा के द्वारा लोगों में जागरूकता आई है तथा और भी लाई जानी चाहिए, जिससे लोग यह समझ सकें कि स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता, व्यक्ति के कार्य महत्व रखते हैं। इस प्रकार जन शिक्षा का प्रसार करके लैंगिक असमानता को कम किया जा सकता है। अगला क्या है? जागरूकता लाना। स्त्री पुरुषों में वर्षों से चली आ रही भेदभाव की भावना अभी तक जीवित है, जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। जागरूकता लाने के वर्तमान में तमाम साधन हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, नुक्कड़ नाटक, चलचित्र, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, दीवार लेखन, पत्र पत्रिकाएं, अखबार इत्यादि हैं, जिससे लोगों को लड़का लड़की के घटते अनुपात, उसके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए। ये कहना क्या चाहता है कि जागरूकता हम किस माध्यम से ला सकते हैं। आपको पता हो गया, एक फिल्म बनी थी मैरी कॉम, जो कि प्रियंका चोपड़ा उसमें बॉक्सर थी, उसमें दिखाया गया था कि महिला एक बॉक्सर भी बन सकती है, ठीक ना। एक और फिल्म है मैडम गीता रानी, जिसमें कि एक स्त्री प्रिंसिपल की भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार की फिल्में बनाकर भी हम समाज में महिलाओं को मोटिवेट कर सकते हैं, महिलाओं के माँ बाप को मोटिवेट कर सकते हैं, उससे लोग पुत्री प्राप्ति की कामना से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक ना। दुष्परिणाम, और हम ऐसे कार्यक्रम भी चला सकते हैं कि उसमें ये दिखाएंगे कि यदि बालिकाएं नहीं होंगी तो समाज में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बालिकाओं के न होने से प्रेम, दया, त्याग तथा सहानुभूति के गुणों का अभाव हो जाएगा, क्योंकि बालिकाओं को ही माना जाता है कि वे मार्मिक होती हैं, ठीक ना, ममता से जुड़ी होती हैं। छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि होगी। अब लड़की रहेंगे ही नहीं तो लड़कियों की मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब पता चला 20 लड़के हैं, लड़की 5 हैं, तो बाकी के 15 क्या करेंगे? रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, छेड़खानी करेंगे कि नहीं करेंगे। वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। अब लड़के 20, लड़कियां 5, तो बाकी 15 क्या होंगे? वैश्या खाने में जाएंगे और वहाँ अपना करेंगे। विवाह हेतु कन्या का न मिलना, विवाह के लिए कन्याओं की कमी भी पड़ जाएगी, ठीक ना। ऐसे कार्यक्रम चला के भी हम जागरूकता ला सकते हैं। भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन, भारत में भ्रूण हत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है तथा ऐसा करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है, तथा जो क्लिनिक ऐसा करते हुए पाए जाएंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। परंतु मूर्त रूप में निजी क्लिनिकों पर भ्रूण परीक्षण और तत्पश्चात कन्या भ्रूण की हत्या गर्भ में करने का धंधा खूब फल फूल रहा है। यह स्थिति छोटे कस्बों और शहरों की अपेक्षा राजधानियों और महानगरों में अत्यधिक है। इस प्रकार कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति भारत में भयावह है, अतः इसको रोकने के लिए बनाए गए प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। यदि भ्रूण हत्या भी अगर किसी तरह गवर्नमेंट रोकने में कामयाब हो जाती है तो भी लैंगिक भेदभाव बहुत कम होगा। जो गर्भ में बच्चियाँ मर जा रही हैं वो जन्म लेंगी और समाज में अपना हक पाएंगी और अपना अधिकार के लिए लड़ेंगी, ठीक ना। बालिका शिक्षा का प्रसार,
बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लैंगिक असमानता को कम किया जा सकता है। जहां पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है वहां बालिका लिंगानुपात भी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका है। ये दिखा क्या रहा है कि जहां पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है, यानी बालिका जहां पर अधिक पढ़ी हैं वहां पर बालिकाओं की संख्या भी अधिक है, यानी कि वहां पे बालिकाएं जन्म भी ज़्यादा मात्रा में लेती हैं, ठीक ना। तो इससे मतलब क्या पता चलता है कि बालिकाओं में शिक्षा का असर पड़ता है। जो बालिका पढ़ ले रही है वो पुत्र प्राप्ति की कामना से पीछे कभी नहीं हट रही है, वो स्त्री होकर स्त्री का विरोध कभी नहीं कर रही है, ठीक ना। तो साक्षरता की भी इसमें विशेष भूमिका है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती है, अपितु वर्तमान में तो लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करती हैं, जिससे लैंगिक असमानता में कमी आती है। यानी कि यदि किसी भी तरह हम लोग लड़कियों को पढ़ाने में सफल हो गए तो समाज में लड़कियां किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेंगी और लैंगिक असमानता भी खत्म हो जाएगा। कुछ आंकड़े हैं जिनको हम देख लेते हैं। केरल में महिला साक्षरता दर था 93%। मैं दशमलव नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, या मैं बोल ही दे रहा हूँ, 93.91%। वहाँ पे प्रति हजार व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084, ठीक ना, ज़्यादा हैं, ठीक ना। लक्षद्वीप में 92.28%, वहाँ पे महिलाओं की संख्या 946 1000 में। और मिजोरम में 91.58 साक्षरता दर है तो महिलाओं की संख्या 975 है। तो ठीक ना, महिलाएं यदि पढ़ी हैं तो वहाँ पे महिलाओं के जन्म का अनुपात भी बढ़ा है, ठीक ना। बालिकाओं की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रशासनिक, सरकारी, निजी तथा सरकारोत्तर संस्थाओं को पूर्ण मनोबल के साथ आगे आकर प्रयास करना है, जिससे बालक बालिका के मध्य किए जा रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार से निपटा जा सके। शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सुधार कर भी हम लैंगिक असमानता को खत्म कर सकते हैं। शिक्षा को बालिकाओं के वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। गतिशील शिक्षण विधियों तथा नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। बालिकाओं की आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए वैविध्यतापूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। महिला शिक्षिकाओं तथा विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना। आज भी शीर्षस्थ पदों पर आसन्न और आर्थिक रूप से संपन्न महिलाएं पुरुषों के समानांतर खड़ी हैं। खेद का विषय है कि तकनीकी क्षेत्र में अभी भी प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 24.3% ही है। अतः महिलाओं के आत्मनिर्भरता हेतु रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। यदि बालिकाओं के लिए हम पृथक व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना कर लेते हैं तो लैंगिक असमानता का भेदभाव कम होगा, क्योंकि बालिकाओं के लिए जब अलग व्यवसाय के पाठ्यक्रम के विद्यालय होंगे तो महिलाएं भी समाज के कार्यों में अपना भागीदारी ले सकती हैं, ठीक ना। वो भी अपने जीवन का निर्वहन आत्मनिर्भर होकर कर सकती हैं, जिससे वे माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेंगी और अपना जीवन जब खुद से निर्वहन करेंगी तो अपने आप में सशक्त बनेंगी। तो इस हिसाब से बालिकाओं के लिए एक पृथक व्यावसायिक विद्यालय की भी स्थापना होनी चाहिए, ठीक ना। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। समाज में अनेक कुप्रथाएं व्याप्त है, जिसका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, डायन प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि प्रचलित है, जिनके कारण स्त्रियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। अतः इन कुप्रथाओं को पर रोक लगाना चाहिए। इस दिशा में तमाम प्रयास किए गए हैं तथा किए भी जा रहे हैं। जैसे शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह पर रोक किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सती प्रथा का समापन हो गया। संविधान के द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष का निर्धारण किया गया। तो ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है कि समाज में कुछ कुप्रथाएं भी थी, ठीक ना। जैसे कि यदि स्त्री विधवा हो जाती है तो उसको जिंदा जला दिया जाता था, उसका बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था और उसका ज़्यादा उम्र के पुरुषों के साथ विवाह कर दिया जाता था, जिससे उनका मनोबल टूट जाता था। तो
इस स्थिति में सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए और इन कुप्रथाओं पर रोक लगाना चाहिए, और रोक लगा भी है, ठीक ना। जैसे शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाया गया, राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा सती प्रथा का समापन हुआ, और संविधान में भी अब 18 वर्ष की जब तक युवती नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तो इस प्रकार से भी लैंगिक असमानता को हम खत्म कर सकते हैं। सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात, ऐसी परंपराएं और ऐसी मान्यताएं जो समाज को कमजोर कर रही हैं, स्त्रियों को निम्नतर स्थिति में ढकेल रही हैं, उन पर भी चोट कर उनको रोक कर हम लैंगिक असमानता को खत्म कर सकते हैं। यदि स्त्रियां नहीं होंगी तो पुरुष भी नहीं होंगे, ये चीज़ हमें समाज को बताना होगा। अतः स्त्री पुरुष दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। अतः सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वासों को तोड़कर ही लैंगिक असमानता को कम किया जाता है। सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास क्या है कि पुत्र प्राप्ति से नरक की मुक्ति मिलेगी, पुत्र को ही सारे धार्मिक कार्य करने के अधिकार हैं, ये सारी चीज़ गलत हैं, ठीक ना। ये ऐसे अंधविश्वासों को जिस दिन हम तोड़ देंगे उस दिन लैंगिक असमानता खत्म हो जाएगी, ठीक ना। सुरक्षात्मक वातावरण, सुरक्षात्मक वातावरण मैंने बताया ही। आजकल लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छींटा कंसी एसिड फेंकने की घटना, जैसे कि लड़कियों पर एसिड भी फेंक दिया जाता है, लड़के उन्हें आई लव यू बोलते हैं अगर वो आई हेट यू बोलती हैं, या फिर लड़कों का आई लव यू एक्सेप्ट नहीं करती हैं, एसिड फेंक के लड़के अपना दिखा देते हैं औकात, ठीक ना। इस प्रकार की घटना होती है जिससे माँ बाप बहुत ही डर जाते हैं, ठीक ना। अगर किसी बेटी के साथ ऐसा घटना होगा, कोई भी माँ बाप डर जाएगा और बेटी पैदा करने से पहले 10 बार सोचेगा कि बेटी पैदा करेंगे तो उसका सुरक्षा भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि किसी बेटी पर एसिड नहीं फेंका जाना चाहिए। पुत्री की चाह में कमी होने लगती है, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ठीक ना। निर्भया कांड हुआ था तो प्रशासन और समाज किस तरह से चुप था, ये सारे लोगों ने देखा है, और ये चीज़ लोग को दहला देती है और लोग पुत्री प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं, ठीक ना। प्रशासनिक प्रयास, प्रशासनिक प्रयास में प्रशासन क्या प्रयास कर सकता है, अपना बताइए आप लोग थॉट। प्रशासन ये प्रयास कर सकता है कि गर्भ में जो बच्चों को मार दिया जाता है चेक इन करके, लड़की के जब पेट में बच्चा होता है या बच्ची होता है तो डॉक्टर उसको चेक करके बता देते हैं ना लड़का है ना लड़की है, ये बता देते हैं ना, बता देते हैं, पता चलता है कि लड़की है तो उसको मार देते हैं। तो ऐसा जो चिकित्सालय है और व्यक्तियों हैं तथा क्लिनिक है, इन पर सरकार को रोक लगाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जब पता ही नहीं चलेगा कि घर में बच्चा है या बच्ची तो उसकी हत्या भी नहीं की जा सकेगी, ठीक ना। ये चीज़ें कहने की तात्पर्य थी। संवैधानिक उपचार में क्या हो सकता है, संवैधानिक उपचार में ये है कि मौलिक अधिकार दोनों को बराबर है। आपको पता ही है कि लड़की और लड़का को संविधान के हिसाब से अधिकार बराबर है, ठीक ना। कई जगहों पर तो महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है, कोई भी भर्ती वैकेंसी निकलती है तो महिलाओं को ज़्यादा सीट आरक्षित हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, ठीक ना, महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, ठीक ना, किसी भी मामले में। तो आज का वीडियो यही था। आज हम लोग जाने लैंगिक असमानता को कि क्या है लैंगिक असमानता, फिर हमने जाना कि यदि लैंगिक असमानता है तो उसके कारण क्या हैं, और यदि उसके कारण हैं तो फिर उसके समाधान क्या हैं, ठीक ना। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करके स्टडी मटेरियल जुटाना पड़ता है और नोट्स मुझे बनाना पड़ता है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि बीएड के ऊपर हम इसी तरह की वीडियो लेते आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक ना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, और ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक ना। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आप बीएड और या एमएड के छात्र हैं या फिर आप टेट सीटेट की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर बीएड की वीडियो रेगुलर बेस पे आती रहती है, ठीक ना। ये वीडियो था दोस्तों आपके बीएड का थर्ड पेपर, जेंडर, स्कूल, सोसाइटी, ठीक ना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।